बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन दो ऐसे इदारे होते हैं, दो प्लेटफार्म ऐसे होते हैं जो मिलकर मुल्क के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करते हैं। लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो जब हुकूमत की मुखालफत करती है तो मुखालफत बराए मुखालफत करती है। इसी तरीके से हुकूमत अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन का तावन नहीं चाहती है। पेश कर दिया गया, अपोजिशन ने एहतजाज किया, हुकूमत कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और हुकूमत ये समझती है कि जो बजट पेश किया गया ये तारीखी बजट है और ये मुल्क में ऐसा बजट शायद माजी में कभी पेश नहीं किया गया। इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात हुई। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन तमाम सियासी जमातें जब तक उनका इत्तफाक राय ना हो तो उस वक्त तक मुल्क में होने वाले इंतखाबात पर एतराज़ात भी उठते रहेंगे और लोग ये कहते भी रहेंगे कि उन्हें इलेक्शन हराया गया या धांधली की गई। लेकिन ये तसलसल के साथ इस बात की कोशिश की गई कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्फिक हो जाएं कि इंतखाबी इस्लाहात मिलकर करें ताकि इलेक्शन पर लोगों का एतमाद हो, लोग वोट डालने निकलें और जो वोट जिसको डाले उसी का वोट उसको मिल जाए। लेकिन इस पर भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इख्तिलाफात नजर आते हैं। अब एहसन इकबाल साहब कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि मशीनी निज़ाम से, मशीन के ज़रिए वोटिंग से जो कुछ फीड किया जाएगा मशीन को वो रिजल्ट्स हासिल कर लिए जाएंगे। और गोया इमरान खान साहब जल्दी जल्दी ये इस्लाहात इसलिए कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मनसूबों का इफ्ताह इसलिए कर रहे हैं कि वो इंतखाबात जल्द होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि कराची के मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। PTI शुरू से ही अपनी बाज़ पॉलिसियों के हवाले से मुख्तलिफ जो है राय का शिकार रही है। कभी KP के अंदर इंतखाबात होते हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ रूरल और अर्बन एरियाज़ के अलग अलग जमाती और गैर जमाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पंजाब के अंदर जमाती इंतखाबात होने चाहिए। अब कराची का मेयर अगर डायरेक्ट मुंतखब होगा तो बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ के मेयर कैसे मुंतखब होंगे? अब तक तमाम सियासी जमातें बलदियाती निज़ाम के हवाले से भी मुतफिक दिखाई नहीं देती हैं। इन सारी सूरत पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज के प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तजियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब, उनके साथ सीनियर साफ़ी तजियाकार नज़ीर लगारी साहब और उनके साथ जनाब सीनियर साफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन कहीं इत्तफाक नहीं है। बजट की बात करें, इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, फिर एक नई दरमियान में एक नई चीज़ आ गई, कराची के मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा, बाकी मुल्क के अंदर बलदियाती निज़ाम मुख्तलिफ होगा। PTI क्या चाहती क्या है? देखिए, मुझे तो आइंदा इंतखाबात जो हैं उसमें वो काफ़ी पुरतशद्दुद होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये होने जा रही हैं, वैसे तो इत्तेफाक राय होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोट का मामला हो या इवन अदरवाइज जो रिफॉर्म्स हो, लेकिन जिस तरह का माहौल अब बन रहा है उसमें उस सूरत हाल को बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। उसके आइंदा होने वाले इंतखाबात में अभी से जो सूरत हाल पैदा हो रही है तो इसको अगर नहीं संभाला गया तो बड़ा मसला मुझे होता नज़र आ रहा है। जहाँ तक मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि आप करेंगे कैसे करेंगे, जब तक सिंध असेंबली में ऑलरेडी एक लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस वो उन्होंने वो किया हुआ है, उसके तहत उसके होते हुए आप मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो मुझे तो इस चीज़ का इम्कान कम नज़र आ रहा है। हालांकि आइडियली मैं इस आइडिया को बुरा नहीं समझता कि मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है इसमें। और वैसे भी कराची को एक मेट्रोपॉलिटन स्टेटस मिलना चाहिए। कराची मेगा सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, इसकी अपनी पुलिस होनी चाहिए, इसका अपना जो है वो पुलिस कमिश्नर होना चाहिए। जिस तरह न्यूयॉर्क जो है वो पीकिंग या टोक्यो या मुंबई इसके में ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, तो कराची को एक प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलना चाहिए और इसी तरीके से वहाँ चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज जो आम इंतखाबात की सूरत हाल बन रही है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सूरत हाल बन रही है, उसमें तो मुझे कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोनों तरफ से ज़बानी तो ये कहा जाता है कि हम मिल बैठ कर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन जो एक माहौल बनता है मुज़ाकरात का, वो माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा और यही मेरा ख्याल तशवीशनाक बात है। लेकिन मज़हर इकबाल साहब, अगर जो सिंध असम्बली की आप बात कर रहे हैं, बलदियाती निज़ाम जो सूबों का अपना अपना है, उसमें अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट से कहती है इंटरफेयर करे सिंध के इंतखाबात में,
तो ये कैसा माहौल बनेगा? आप जो है सूबों को उनके बलदियाती निज़ाम के ऊपर नहीं छोड़ सकते? मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे इंटरफेयर करेगी, क्योंकि ये प्योरली जो है ना, ये पार्लियामेंट या असेंबलियों का मामला है। सिंध गवर्नमेंट ये नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता ये कह सकती है। ये तो कह सकती है कि आप फौरी तौर पे बलदियाती इलेक्शन कराएं, जो उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, उन्होंने तो बलदियाती पंजाब के बलदियाती इदारों को बहाल करने का कहा हुआ था, आज तक बहाल नहीं हुए वो बलदियाती इदारे। तो सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि आप डायरेक्ट, आप ये जो आपने असेंबली ने कानून बनाया है इसको छोड़ के आप डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन बनाएं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है या कहेगी। वैसे ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट आला लिया है, कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुझे इससे मुख्तलिफ नजर आती है। नज़ीर लगारी साहब, दूरियां पहले से बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन अब और बढ़ती चली जा रही हैं। बजट के बाद बजट मंजूर होने का इम्कान तो है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो साथ देगा, लेकिन इसके साथ साथ जो इंतखाबी इस्लाहात की हम बात कर रहे हैं, फिर कराची के मेयर के इंतखाब की हम बात करते हैं, PTI कैसे ये करेगी? बाकी शहरों में अगर बलदियाती इंतखाबात किसी और तरीके से होते हैं, सिंध में वो किसी और तरीके से चाहती है, KPK के अंदर किसी और तरीके से चाहती है। जी लगाई साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बोलें। जी लगाई साहब, मैंने आपसे सवाल किया है कि PTI और अपोजिशन के माबैन, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बहुत दूरियां बढ़ चुकी हैं, और इस लिहाज से इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर तो किसी का फिर यकीन नहीं होगा। ये दूरियां कहां तक ले जाएंगी? देखें, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं, अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय से अगर इस्लाहात लाती हैं तो वो काबिल कबूल होंगी। हुकूमत ने जिस तरह से बिल्डोज किया है परसों असेंबली के बजट सेशन से एक रोज पहले, और जिस तरह से पंच हफ्ता वो जो उसका कवानीन का जो जिस तरह से पास कराया है, वो तो लगता ही नहीं है कि वो अपोजिशन को कंसीडर भी करती है। उसने तो जिस तरह से कवानीन को पास किया, जिस तरह से अपोजिशन को बिल्डोज किया, जिस तरह से मनमानी तरीके से किया गया, जिस तरह से स्पीकर ने अपनी पूरी जानिबदारी दिखाई, तो इस तरह की जानिबदारी की जिसके यानी आंखों में धूल झोंकना जो होता है, वो तो कम से कम एक चीज होती है कि आपने आंखों में धूल झोंकी, वो भी नहीं किया। साफ खुले आम जो कुछ किया है, जिस तरह से कानून साजी की गई, इसका मतलब यह है कि हुकूमत हर चीज को बिल्डोज करना चाहती है। अब वो बलदियाती इलेक्शन के सिलसिले में उसका क्या तरीक़ाकार है, चूंकि वो तो जहां जहां उसकी सूबाई हुकूमतें हैं वहां तो वो अपने तरीके पर और अपनी सूबाई हुकूमतों को कहकर कोई भी तरीक़ाकार अख्तियार कर सकती है। लेकिन सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो तो बहरहाल सिंध असम्बली पास करेगी। सिंध असम्बली से छलांग मारकर तो हुकूमत नहीं जा सकती है कि जनाब हम अपने तौर पर अपनी मनमानी तरीके से जो है वो ज़ाब्ते ला सकते हैं या कोई तरीक़ाकार ला सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इस तरह आगे जा सकेगी, और इस तरह आगे जाने के लिए उसके पास बहुत कम वो है, स्पेस भी बहुत कम है। और ये खुशगुमानी जो है वो कोई ज्यादा उनके लिए खुशकुन नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को जो है वो बड़ी रियायत मिल गई है और बड़े उनके लिए वारे न्यारे हो गए हैं, और उनका जो है वो जान छूट गई है। उनकी जान जो है अभी तक फंसी हुई है, और जो मामलात थे FIA के पास, वो मामला चले गए नैब के पास, और नैब में भी वही बैठे हुए हैं जो शहजाद अकबर साहब है, वो वहां पर भी अपना काम दिखाएंगे। इलेक्शन ये बजट पास कराने के मामले में तो ये उनको साथ ले रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली की बहुत अहम सीटें उनके पास, 8-10 सीटें उनके पास हैं, और इसी तरह से पंजाबी असम्बली में बजट पास कराने के लिए भी वो मोहताज हैं जहांगीर तरीन साहब के। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को ये मालूम है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, और उनकी गर्दन पर फिट किया जाएगा। और ये जून का महीना जिस तरह गुजरे से गुजरे, जुलाई में तो जहांगीर तरीन साहब का पकड़ा जाना जो है ये तो लिखा हुआ है, अगर ये इस तरह से हुकूमत चलती है और इसी तरह से चलाई जाती है। और एक और बात ये है कि उधर से चौधरी बिरादरान वो साफ कह रहे हैं, वो तो उस इजलास में भी नहीं थे जो उन्होंने अपने हमनवा पार्लिमानी पार्टी किया, तो वो तो नहीं गए। वो तो चीमा साहब जो हैं, तारिक बशीर चीमा, तो वो तो नाराज होकर एक तरफ बैठ गए। उन्होंने कहा भाई जो हमसे बात की जाती है वो तो मानी नहीं जाती है, तो
तो अब ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा एक मरहला बाकी है कि क्या बजट पास होता है या बजट पास नहीं होता है, और हुकूमत खिलाफ करती है। ये चीजें बिल्कुल सामने की। और ये मकबूल जान साहब, पोस्ट बजट सिनारियो आपको भी ऐसा ही नजर आता है कि जंगीर खान तरीन अगर उसके बाद गिरफ्तार होते हैं या उनके खिलाफ शिकंजा मजीद कसा जाता है तो फिर हालात कहाँ होंगे? बजाय तो नजर आ रहा है कि तरीन साहब का ग्रुप सपोर्ट करेगा, बजट मंजूर हो जाएगा। देखिए, मैंने कोई 70 सफ़े की 80 सफ़े की वो रिपोर्ट पढ़ी। FIA वालों के साथ मेरी तफसील से बात हुई है। खुद मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और उसके साथ साथ मैंने एक उम्र इस सारे मामले में गुजारी है। वाजिद ज़िया साहब भी खुद सब कहते थे कि इस पूरी रिपोर्ट जो आपने बनाई है ना, इसकी एक अखबारी किस्म की रिपोर्ट से ज़्यादा की कोई हैसियत नहीं है कि फलां आदमी है, उसने चीनी इकट्ठी की, उसके बाद उसने महंगी बेची। वो बात कहते थे, हमें ये बताओ कि पाकिस्तान में एक कानून बताओ कि फलां आदमी ने महंगी चीनी बेची और हम उस पर हथकड़ी लगा दें। आपके पास कोई कानून नहीं। ठीक है, आप 10 रुपए की चीनी या 12 रुपए की बेचते हैं, कोई कानून नहीं है। ये है कि जनाब ये करते हैं, ये कार्टलाइज करते हैं, ये FCCP की काम है, पूरे अपने अदारे बनाए हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब को प्रेशराइज करने के लिए एक ग्रुप ने वहां किया था, सब कुछ किया था, और वो पूरे उनको भी पता था। ये अभी जो रिसेंट वाजिद ज़िया की ट्रांसफर हुई, इसी बात बहस हुई, बड़ी लंबी बड़ी तफसीली बात हुई मेरी उन लोगों से। वो कहते हैं कि मसला जरा यह है कि आप मुझे बताएं क्या कानून, आप कानून असेंबली में बनाते नहीं हो, आप एक अखबार, हमने कहते हैं रिपोर्ट बनाओ, हमने रिपोर्ट बना दी कि ये इस तरह का गंद हुआ है चीनी के मामले के अंदर। एक कैबिनेट एक चीज अप्रूव कर देती है, उस अप्रूव के सब्सिडी आ जाती है, फला आता है। अब तो या तो पूरी कैबिनेट की मुकम्मल रिस्पांसिबिलिटी होती है तब आएगा। उस कैबिनेट के साथ पूरा पाकिस्तान अगर फायदा उठा के कुछ चीज लेते तब आप पूरे पाकिस्तान को पकड़ेंगे तो कैबिनेट को क्यों ना पकड़े। अजीबोगरीब किस्म की बात है वो, उसमें कुछ हम बहसें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन ये हो जाएगा। ओ भाई, मसला सारा ये नहीं है, मसला सारा ये है कि सिचुएशन बिल्कुल और है। इस वक्त जो पोस्ट बजट सिनेरियो है ना, उसके वक्त इमरान खान को जो फाइनेंशियल कुशन मिला है, वो कुशन उसको अगले 2 साल मुस्तहकम कर जाएगा। मैंने ये कुशन मैं जो रिपोर्ट, ये जो इकोनॉमिक सर्वे, 72 साल हमको भी हो गए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हुए, इस तरह का इकोनॉमिक सर्वे मैंने पाकिस्तान, मैं खुद फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे पता है कि इस किस्म के इकोनॉमिक सर्वे, इस किस्म के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं आए कभी। इस तरह का कभी नहीं आया कि पाकिस्तान में करंट अफेयर उसका जो बैलेंस है वो खत्म हो जाए और आप उसमें चले जाएं, अपना सरप्लस में चले जाएं। ये अब यार इसमें काम, इमरान खान का भी कोई काम नहीं, इसको कुछ कायनात कुदरत की तरफ से चीजें मिली। कोविड आ गया, आपके बांग्लादेश बंद हो गया, फलां बन गया, आपके एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब ये तो अंधा भी जाके ना स्टेट बैंक की फिगर चेक कर सकता है ना कि रेमिटेंसेस कितनी आई थी, उसमें पता सबको कितनी आ गई। आप अंधा बता सकते एक्सपोर्ट की आपकी रेमिटेंसेस कितनी आई थी। आपको ये भी जाके वो बता सकता है कि जनाब आपका बैंक्स जो है वहां पर कितने बिके थे, अपना बॉन्ड्स जो थे वो, क्योंकि आपने पहली दफा जामिर बादशाह डैम बनाया, आपने पानी का डैम, आपने मसला हल कर दिया। क्योंकि जामिर बादशाह डैम की टूटी पंजाब में नहीं निकलती थी, वो निकलती थी KPK में, उस पर किसी ने इतराज नहीं करना था। कालाबाग की डैम की टूटी पंजाब में निकलती थी, सब ने इतराज करना था। अच्छा हुआ जान छुट्टी, कालाबाग डैम से बन गया, आपके बॉन्ड्स वहां बिक गए। ये वो कुशन उसको मिला है। ये इम्तिहान शुरू है इमरान खान का, अगर उसने इस कुशन से फायदा ना उठाया तो ये जहांगीर तरीन वगैरह की चीजें कुछ नहीं रहती। वो अगर उसने इसमें लोगों के लिए फैसिलिटीज ना क्रिएट की, चीजें ना की, तो मारा जाएगा। अगर कर गया तो बहुत कुछ बात है। चलिए, और ये मकबूल जान साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे क्या फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं। ये आईनी मुतालबा है कि सिंध के हुकूमत को मुकामी हुकूमतों के हवाले से पाबंद किया जाए। क्या ऐसा मुतालबा वफाक सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं? इस बात करेंगे अफशार पे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मदर बात साहब, ये बताइएगा कि जो फवाद चौधरी साहब मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सिंध को पाबंद किया जाए, फिर साथ तनकीद भी कर रहे हैं कि मुराद अली शाह के होते हुए सिंध तरक्की नहीं कर सकता। बड़ी शदीद बम्बारमेंट है फवाद चौधरी साहब की सिंध हुकूमत पर। क्या सुप्रीम कोर्ट से वफाक ये मुतालबा कर सकता है? पहली बात तो ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अपोजिशन जो एक डिवाइडेड थी, शोकाज नोटिस के बाद दूरियां हो गई बहुत बड़ी, PDM टूट गई, लेकिन उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, ये कैसे कामयाब होगी? देखिए मलिक साहब, पहली चीज ये कि फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ सियासी काम क्यों नहीं कर रही सिंध में आके, सियासी तौर पे क्यों नहीं शिकस्त देना चाह रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये कहना सुप्रीम कोर्ट से एक आप कानून बना हुआ है, सही या गलत, ठीक है, उसको बाईपास कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? ये कैसे या तो वो खिलाफ आइन कानून हो, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकती है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये पाबंद कर सकती है सिंध हुकूमत को कि आप कराची का इलेक्शन इस तरह कराएं या फॉर दैट मैटर किसी भी शहर का इलेक्शन इस तरह कराएं। तो मुझे वो तो फवाद चौधरी साहब का एक जज्बाती रद्द-ए-अमल अपनी जगह है, वो हो सकता है, लेकिन बाकी मुझे नहीं लग रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि तहरीक इंसाफ जो पिछले 22-23 साल से सियासत कर रही है, आप मुझे बताएं कि अंदरूनी सिंध उन्होंने क्या सियासत की है? वो क्यों नहीं आके सियासी काम करते? आप सियासी काम करें और सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त दें। वो अच्छी गवर्नमेंट है, बुरी गवर्नमेंट है, जैसी भी है, लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ उस तरीके से सियासी काम नहीं होता। ठीक है, और यही पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ बन गई है कि और या फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने, क्योंकि कोई सियासी काम नहीं हो रहा। अब आप किसी तरीके से विफाक इंटरफेयर करे। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जब शेख रशीद आए थे, तो शेख रशीद से मेरी जाती तौर पे मुलाकात हुई थी। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कराची आने को, इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि मैं जाके वजीर आला सिंध से क्या कहूँगा। ठीक है, यानी कि मैं क्यों, उन पे जोर ये था, प्रेशर ये था कि आप जाके गवर्नर राज की बात करें। उन्होंने कहा मैं क्यों करूं गवर्नर राज की बात? मतलब ऐसी क्या सिचुएशन है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए या 245 के तहत जो है फौज बुलाई जाए? तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को सिंध में सियासी काम करने की जरूरत है, और वो सियासी काम सिंध में नहीं कर रही तहरीक इंसाफ, और यही सबसे बड़ी उसका प्रॉब्लम है। बाकी देखिए, जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, वो ऑपोजिशन उससे बड़ी मुख्तलिफ है जो पार्लियामेंट से बाहर है। ठीक है, और यही शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो यही है। और लगता ये है कि अब जो बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा मान पड़ रहा है, और जो भी एक्टिविटी होगी वो पार्लियामेंट के अंदर होगी, चाहे वो ला सकें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नहीं। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है? और दूसरा, जो अभी बात की मजहर अब्बास साहब ने, क्यों चाहती है पीटीआई सिंध में गवर्नर राज का निफाज? एक तो ये पीटीआई के चाहने का कोई सबब नहीं है, और ये पीटीआई नहीं समझा जाना चाहिए जो कुछ फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब की जाती राय है, कोई जज्बाती बात है, जो कुछ भी है वो उनका अपना मसला है। पीटीआई मजहर साहब ने जो कहा है, एक्चुअली उसने सिंध में आकर कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया। उनके पास प्रेसिडेंट थे नादिर अकमल लगारी, वो उनको छोड़कर चले गए। उनके पास पार्टी में लोग नहीं हैं, उनके पास कोई रहने को तैयार नहीं है। लियाकत जतोई उनके पास आए थे, लियाकत जतोई को उन्होंने ज़ाय किया या वो उनसे ज़ाय हो गए। इस तरह से सिंध के अंदर तो उनके पास कोई एक शख्सियत भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहे। वो ले आए हैं अबड़ो साहब को, एक ठेकेदार हैं, और उनके ज़रिए वो सियासत किस तरह कर सकते हैं, और वो भी लाड़काना के अंदर उनको लेकर आना, जो एक बहुत बड़ा माल नहीं है। असल में ये फ़ायदा हुआ है JUI का कि उनसे कुछ पैसे खर्च करवा लेगी अपने किसी काम के लिए, तो उसके अलावा और कोई वहाँ पर PTI की अपनी कोई से नहीं है। किसी भी ज़िले में आप ठट्ठा से शुरू करें, कराची में इनने 14 सीटें कौमी असम्बली की ली, 20 से ज्यादा सीटें इन्होंने सूबाई असम्बली की ली। कराची पर इन्होंने आकर तवज्जो नहीं दी है। कराची में अब मजहर साहब तो उन लोगों में थे ना कि जिनसे उंगलियों पर होते थे नाम के, जनाब ये अरकान असम्बलियाँ कौमी असम्बली के, ये है सूबाई असम्बली के, हम भी गिनकर बताते थे 70 से लेकर अब तक कि भाई कौन कौन किस कौमी असम्बली के हल्के से कौन कामयाब हुआ, सूबाई से कौन कामयाब हुआ। हमें मालूम तक नहीं है कि PTI के MNAs के नाम अगर हम लेना शुरू करें तो ना मजहर साहब शायद 14 नाम ले सके, ना मैं ले सकूं, और ना 20-22 नाम सूबाई असम्बली के ना उनको मालूम होगा शायद पूरे के पूरे, ना मुझे मालूम होगा। इसलिए कि इनके ऊपर तो नाजिल हो गया, इनको तो कोई मिल गया था कि आज के उन्होंने एक खला को पुर किया, लेकिन जितने बड़े खला को पुर किया है उतना बड़ा खला जो है वो उससे बड़ा खला तो इन्होंने पैदा कर दिया है वहां पर। अब कराची भी उनके हाथ में इस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से इन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में लिया था। अंदरूनी सिंध की बात तो रहने दें, अंदरूनी सिंध तो इनका कोई एक भी काउंसलर बनने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई उम्मीदवार बनने को भी तैयार नहीं है। इस तरह का कोई इनायत हो जाए जिस तरह से सेनेट की इनायत हुई है तो वो हो सकता है कि उस इनायत के जरिए जीत कर आ जाए। और ये मकबूल जान साहब, ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन का जज्बाती फैसला है या कोई आप सियासत में कोई नई तब्दीली देख रहे हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं खैर टेस्ट और ये केस है और टेस्ट केस बार बार उनका ऐसे नाकाम हुआ है। अच्छा, और ये सब आपको आवाज आ रही है? केस के तौर पे उन्होंने लिया है टेस्ट केस शायद। जी मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? और ये मकबूल जान साहब को आवाज आ रही है? हेलो जी, मुझे आ रही है आवाज, आप बताएं। आ रही है, और ये साहब की आवाज तो आ रही है। हेलो, ये हम सुन रहे हैं और ये सब आपको हम सुन रहे हैं। अब आ रही है? अच्छा जी 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 साहब, मैं ये कह रहा था कि ये तो एक अचानक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम कलामती तौर पे लाए गए हैं। शायद में अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की थोड़ी सी अथर पत्थर हो जाएगी, असेंबली में कोई एक्टिविटी बनेगी, वरना मुझे नहीं लगता। देखिए असल मसला जो कराची की बात कर रहे हैं ना, कराची और पूरे सिंध पाकिस्तान की, लगता यूं है कि तमाम नेशनल लेवल की पार्टीज ने सिंध को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, स्वाय उसको पीपल्स पार्टी और एमकेएम के, पहले एमकेएम के रहमकम पे छोड़ा हुआ था, अब पीपल पार्टी और कराची को तो अब सच्ची बात यह है कि वहां तो एक पार्टी पोजीशन देखने की नजर नहीं आती। मैं अभी पिछले दिनों कराची गया हुआ था, मुझे लगता यह है कि अगर ये कुछ अरसे तक कराची की सूरत ऐसी रही तो खुदा ना खास्ता एक 1986 की बुशराजादी फिर हो जाएगी। और वो मुझे फीलिंग्स नजर आई है। मैं एक अजनबी था, मैं वहां पर घूमा हूं, 2-3 दिन रहा हूं और मैंने वो फीलिंग्स देखी हैं। और बुशराजादी बनते को देर नहीं लगती होती। आपने जिस तरह उसको अबंडन कर दिया हुआ उस शहर को, और जिस तरह उनकी सेह खत्म हो चुकी हुई है, आप सोच नहीं सकते होता क्या है। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी मामलात होते हैं, और वो एक इज्तिमाई गुस्से के अंदर तब्दील हो जाया करते हैं। और वो इज्तिमाई गुस्सा जो है वो ना इमरान खान से संभाला जाएगा, ना फिर जरदारी से संभाला जाएगा, ना नवाज शरीफ से संभाला जाएगा। तो इसको खुदा के लिए इसके ऊपर कम से कम पीपल पार्टी पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पीपल पार्टी कराची को तवज्जो दे, ये उन्हीं का शहर बन सकता है, लोग उन्हीं से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो सूरत नहीं है। तो असल में फवाद चौधरी साहब भी आए बाएं छाएं मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों आएगी उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट का शहर है कोई, शहर तुम्हारा है। पीटीआई जीती हुई है, पीटीआई के एमएनए एमपी ऐसे हैं कि जैसे लगारी साहब ने ठीक कहा कि ना ये गिन सकते हैं ना मैं गिन सकता हूं उनको, और ना उनको कुछ जानता है, अपने बस धुन में मगन है। वो समझते हैं यही तो वजह है कि मोटरसाइकिल चलाने से लेके तो बाकी सब कुछ करते हैं, शहर का उनको कुछ पता नहीं होता। चलिए, और ये मकबूल जान साहब एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो वापस आएंगे, बात करेंगे जिस बात का इशारा एहसन इकबाल साहब दे रहे हैं कि हुकूमत इसलिए जल्दी में इंतखाबी इस्लाहात की बात हो या डेवलपमेंट फंड की बात हो या मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्ताह की बात हो, इमरान खान साहब इसलिए निकले हुए हैं वज़ीर आज़म हाउस से कि मुल्क में इंतखाबात शायद पहले हो सकते हैं, वक्त से पहले इंतखाबात क्या बाकी हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मजहर बात साहब ये बताइएगा, एहसन इकबाल साहब क्यों ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो या जो मनसूबों के वो इफ्तिताह कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन जल्द होने वाले हैं। क्यों करवाएंगे जल्द इंतखाबात? देखिए, पहली चीज तो ये कि यानी एहसन इकबाल साहब को खुद ये और अपोजिशन को खुद ये सोचना चाहिए कि इमरान खान क्यों जल्द इंतखाबात कराएंगे। इसलिए कराएंगे क्योंकि बाई इलेक्शन हार रहे हैं वो, उसमें उसकी कोई लॉजिक समझ में आती है आपको? मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ ये हो सकता है कि वो कुछ बेसिक रिफॉर्म्स जो है अगले 1-1.5 साल में, और उसके बाद क्योंकि इमरान खान को ये आइडिया है कि वो किस तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं, उन्हें ये पता है, वो पिछले 50 साल से स्क्रीन का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो एज ए क्रिकेटर हो या एज ए पॉलिटिशियन हो, तो उनको स्क्रीन का पता है, वो स्क्रीन से कभी भी गायब नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्द इंतखाबात कराएंगे। हाँ, इंतखाबात यो ऐन मुमकिन है कि 2023 से कुछ माह पहले हो जाए, ये तो मुमकिन है 2022 के आखिर तक इंतखाबात हो जाएं या 2023 के शुरू में हो जाएं। लेकिन अगर एहसन इकबाल या मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि वो बस साल भर में 2000 के शुरू में इंतखाबात 2022 के शुरू में इंतखाबात कराएंगे या इस साल के आखिर में, तो उसकी कोई मंतक लगती नहीं है। मुझे कोई समझ में नहीं आती ये बात जो है वो मुस्लिम लीग नून क्यों करना चाह रही है। हाँ, इमरान खान टैक्टिक्स के तरीके से वो करते हैं, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वोट का राइट मिल जाए। उसकी वजह यह है कि वो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। उन्हें ये भी पता है कि अगले इलेक्शन में अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करती है और फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में, इलेक्शंस में, तो फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहरहाल पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक टफ चैलेंजर के तौर पे
सामने आएगी उनके, और यही उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, आपको भी लगता है कि इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होंगे? क्योंकि जो मदर साहब ने बात की एग्जैक्टली कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, केपी के अंदर बहरहाल एक चैलेंज हो सकता है पीटीआई के लिए, बलूचिस्तान अब भी डिवाइडेड है मुख्तलिफ ग्रुपों के माबैन। खैर सूबों की सूरत हाल जो भी बने वो तो बात की बात है, लेकिन खुद पीटीआई को क्या पड़ी है कि वो पहले इलेक्शन करवाए, और उसने ऐसे हालात में नहीं कराए जब उनके लिए बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे पीटीआई का बस चल चलाओ है और अपोजिशन ने एक माहौल बना लिया है और अपोजिशन ने लोगों को जमा कर लिया है और एक फिजा बन रही है। जब फिजा बन रही थी या फिजाएं बनाई जा रही थी उस वक्त तक तो पीटीआई ने हुकूमत नहीं छोड़ी, और उस वक्त तक तो नहीं कहा कि हम जो है वो बाई इलेक्शन करवाने जा रहे हैं या इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। न तो इस वक्त कोई मिड टर्म इलेक्शन का कोई कंसेप्ट है और ना ही इस वक्त जो है वो एनुअल जो बाकायदा रूटीन के इलेक्शन है, वो रूटीन के इलेक्शन भी नहीं हो सकते हैं इसलिए कि उसके 5 साल पूरे नहीं हुए। मिड टर्म इसलिए नहीं हो सकते हैं कि कौन मिड टर्म के लिए जो है अगले 2 साल के लिए इक़्तिदार से कौन संभालने के लिए तैयार होगा। ये PMLN भी तैयार नहीं होगी, और अगर PMNL इसलिए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, वहां से शुरू किया है डिप्टी स्पीकर से, और हो सकता है डिप्टी स्पीकर के उसमें उनको वो कुछ मार्जिन मिल भी जाए, लेकिन उसके ऊपर वो खुद नहीं चाहते हैं कि इमरान खान को चेंज किया जाए। वो तो 5 साल देने को तैयार है ये पूरे के पूरे। आगे ये चाहते हैं कि इमरान खान का चेहरा कुछ नया ना हो जाए और कुछ मेकअप ना हो जाए और कुछ उसके अंदर कुछ ज्यादा रंग अमेजी ना हो जाए कि हमारे कुछ वोट फिर कटना शुरू हो जाए, तो उस सूरत हाल में वो नहीं चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तमाम जमातों के लिए सिनारियो बदलेगा और सूरत हाल यकीनन चेंज होगी तमाम जमातों के लिए, ये नहीं रहेगी। और पंजाब में भी इसी तरह से जो डोमिनेशन है यक्सा इनकी PMLN की, वो भी इस तरह से नहीं रहेगी, और ना ही पीपल्स पार्टी इसी तरह से जैसे सिंध में इस तरह से अगर उसने आगे कुछ नहीं करना है तो वो भी सूरत हाल नहीं रहेगी। ना PTI वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में के ना वो लोग खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बात सुनेंगे, सूरत हाल तब्दील होगी बहरहाल। और ये सब फिर तो सत्य खैरा अपोजिशन हुकूमत गिराना नहीं चाहती, इमरान खान साहब के लिए तो मजबूती। देखें अपोजिशन के लिए बुजदार से बेहतर कौन होगा कि बुजदार अगर 2 साल और गुजार जाए तो जाहिर बात आप मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता और नीचे पंजाब में शहबाज शरीफ की जगह बुजदार होता तो नवाज शरीफ का क्या असर होता है इस वक्त? आप खुद सोचे ना, उनको फिक्र लगी होती है कि मैं इलेक्शन कैसे लड़ूंगा। तो इमरान खान साहब ने बुजदार ला के बैठाया, वो तो चाहते हैं कि बुजदार रहे, और इसी पे तो सारा इशू था। अब वो नहीं चाहते, अपोजिशन को नहीं चाहती, और वैसी बात है कि जो इतनी डरी हुई हो कि बल्दियाती इलेक्शन ना पंजाब में करा सके, वो जल्दी इलेक्शन कैसे कराएगी? आप खुद सोचे ना कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में हो नहीं रहे, बाकी जगह पे कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो हो सकता है वो बात सही बदल अब्बासी कि दिसंबर में कहीं सितंबर 2022 में कहीं करा दें, उसमें से शायद कर लें, वो भी मुश्किल है। 5 साल पूरे करेंगे वो अपने हिसाब से, अगर उनको मौका मिला या हालात ऐसे हो। जो लग रहा है PDM का अपोजिशन का लगता यही है कि ये चाहते हैं कि 5 साल पूरे हों ताकि हम जरा सा एक नए उससे। और इतने अच्छे बजट के बाद भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात PTI नहीं जीत सकती। नहीं देखिए, बल्दियाती इंतखाब में है ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, जितने कत्ल हुए हैं, नवाब रिसानी का कत्ल उठा लें, नवाब बुक्की वाला अपना इशू उठा लें, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ लगारियों वाले जितने भी लगा रहे हैं, ये बड़े काउंसिल लेवल इलेक्शन बड़े ट्रिकी होते हैं। अगर तो वो चौधरी को कहीं मिला लें, कुछ करें, तब तो शायद कुछ बन जाए उनका साथ, मतलब नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया मकबूल जान साहब, मज़हर अब्बास साहब, नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।